चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट जेनेटिक्स। आपको सेल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया, ब्रीफ आइडिया दे दिया, और इसके बाद जेनेटिक्स देखेंगे। और जेनेटिक्स के फील्ड में अगर आज के डेट में बायोलॉजी से करंट बेस्ड क्वेश्चन आने होंगे, करंट यानी कि जो चल रहा है कॉन्टेम्पोररी टाइम से, पिछले 2 4 5 साल में कोई टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है, तो वो आपका जेनेटिक्स का एक ऐसा फील्ड है जो कि रेगुलरली आपको कुछ ना किसी कारण से न्यूज में रहता है। खास करके आपको नए नए तरीके की जो मेडिकल आपको ट्रीटमेंट्स वगैरह डेवलप हो रही है वो जेनेटिक्स के फील्ड में हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में ये एरिया रहता है। तो पहले थोड़े से इसके बेसिक्स को समझेंगे, चीज़ें इसमें हैं क्या, कैसे काम करती है, एंड देन लेटर वी विल डू कि इसमें क्या करंट डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, सो जेनेटिक्स पहले तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जेनेटिक्स में यू नीड टू नो न्यूक्लियस, राइट। सेल की जब हमने बात करी थी, सेल के का जब आपने फिगर ड्रॉ किया तो हमने बताया था सेल के सेंटर में यहाँ पे होता है आपका न्यूक्लियस, नॉट नेसेसरली एट द सेंटर, बट जो ये न्यूक्लियस है यही क्या करता है, पूरे के पूरे सेल की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो दिस इज व्हाट कि आप इसको जनरली आप कह सकते हो कि जो सेल का सीपीयू है, अगर कंप्यूटर साइंस अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हो तो सेल का जो सीपीयू है पूरा का पूरा दैट इज दिस न्यूक्लियस। उसको क्या एक्टिविटी होंगी, कैसे रेगुलेट करना है, वो सारा का सारा काम जो है ये करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर में जैसे आपने सेल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म को देखा था, साइटोप्लाज्म को देखा था, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर में यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये इसमें ये हमारे काम की चीज है, इसलिए क्योंकि हम जेनेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको प्रेजेंट होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं दैट इज नोन एज क्रोमैटिक्स। ठीक है, ये जो क्रोमैटिन है या क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है इसको, दिस इज प्रेजेंट इन दिस ठीक है। तो ये जो आपका क्रोमैटिन है, आपके बॉडी का जो जीन है, हमारे शरीर में जो जीन है वो कैरी करने का काम इसी क्रोमैटिन में। यही क्रोमैटिन डिसाइड करेगा कि आगे जाके मतलब जो ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में, यही क्रोमैटिन अपना फॉर्म चेंज करता है, बट फॉर्म चेंज करके इट गेट्स ट्रांसफर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्रोमैटिन है दिस इज द कैरियर ऑफ आवर जो कह लो कैरियर ऑफ डीएनए लिखो, जीन्स लिखो, जो लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस है डीएनए जीन्स के बीच में। ये इसका ये आपका बेसिक आइडिया है। अब ये जो क्रोमैटिन है या जिसको हम जेनेटिक मटेरियल हम अपना कहते हैं, उसमें होता क्या है, उसमें दो चीजें होती है। सिंपल सा आप हमेशा याद रखोगे कि जब आप डीएनए की बात करते हो उसमें दो चीजें हैं, एक तो है आपका न्यूक्लिक एसिड्स और दूसरे होते हैं प्रोटीन्स। स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, बट वी डोंट नीड कि अच्छा वो क्या है, सिंपली आप प्रोटीन्स भी रखोगे, प्रोटीन्स हैं, साथ में आपको जो है न्यूक्लिक एसिड है, यही मिलके आपका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। तो इतना आपको बेसिक आइडिया। आपने जो सेल पढ़ा, सेल से अब न्यूक्लियस में चले आए, और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म, विद इन दैट यू विल फाइंड substance, thread like substance that is known as the chromatin network, और यही chromatin network जो है that is the carrier of genes। तो आपको जेनेटिक जो भी ट्रांसफर होगा वो कहीं ना कहीं इसी का रोल आपको देखने को मिलेगा। तो ये न्यूक्लियस का थोड़ा सा आपको फिगर अगर चाहिए साथ में, तो आप देखोगे कि सेल में न्यूक्लियस आपको नॉर्मली सेल के साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं वहां पे। तो सेल के सेंटर में आपको इस तरीके से एक मटेरियल मिलेगा जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें आपका कुछ एरिया जैसे हैं, जैसे मान लो कि न्यूक्लियोप्लाज्म की हमने चर्चा करी, इसी में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, यही क्रोमैटिन है, राइट। ये क्रोमैटिन नेटवर्क है। और सेल के बाहर दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर में आपको साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स भी जो हैं वो कई बार सेल न्यूक्लियस के साथ ही अटैच मिलते हैं। वो उनका फॉर्म चेंज होते रहता है, बट वो जो है आपको वहां पे अटैच दिखते हैं। अब इनका रोल क्या था, राइबोसोम्स का रोल क्या था? रुक जाओ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, मैं साथ में रिवीजन कराते रहता हूँ, मैं पूछूं तभी बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे पूछूं। राइबोसोम्स का जो रोल है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का रोल, तो ऑब्वियसली जब आपको डीएनए आएगा, डीएनए में कुछ आपको बोलेगा कि भाई मुझे ये करना है, ठीक है, वो कुछ भी स्पेसिफिक काम के लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रीट करना होता है, तो वो प्रोटीन सिक्रेशन का जो काम करेगा वो राइबोसोम्स करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपका ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, इसमें बहुत कुछ सर खपाने को जरूरत। अब कुछ फैक्चुअल डेटा कि क्रोमोसोम्स, अब होता क्या है कि जो आपका क्रोमैटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक तरीके से उलझा हुआ हेडफोन है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जल्दी चीज उलझती है वो हेडफोन हमारी जो वायर वाली आती है, वो है क्रोमैटिन।
अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल वो क्रोमैटिन एक स्ट्रक्चर लेता है, एक फॉर्म लेता है, और वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है उस टाइम में, उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन ही है, पर क्रोमैटिन का एक स्पेसिफिक स्टेज है, ठीक है। तो सेल ऐसे नॉर्मल वो उलझा हुआ पड़ा रहेगा न्यूक्लियस में, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आएगा वो क्रोमैटिन नेटवर्क थोड़ा सा अरेंज होगा अच्छे से, और अरेंज होकर एक फॉर्म लेगा जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द क्रोमोसोम। सिंपल, ठीक है। तो क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स के बीच का डिफरेंस इतना ही है। और यहां पे ये टर्म इसने दिया था, तो फैक्चुअल डेटा याद करना है कि भाई वोल्डेयर ने बताया था ऐसा कुछ होता है क्रोमोसोम्स, तो सिंपल ये आपको डेटा याद करना है ये आपको। और जब यही क्रोमैटिन जो है, जब ये सेल डिवीजन का टाइम आता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्म आता है, तब आपको सबसे क्लियर फॉर्म में आप अपने क्रोमैटिन नेटवर्क को देख पाते हैं, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर उस तरीके से अरेंज होता है, तो सबसे ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ये आपका क्रोमोसोम्स बनता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स के बीच में। इसके बाद तो कुछ इस तरीके से ये अरेंज होगा, और इसमें फिर अलग अलग तरीके होते हैं। आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो जो आपका क्रोमोसोम का ये सेंट्रल पार्ट है, सेंटर में, जैसे यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अब ऐसे बना हुआ है बीच में सेंटर हो सकता है वहां पे, तो दैट स्पेसिफिक पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर, ठीक है। इसको आप सिंपली याद रखेंगे, इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। और ये जो आपको आर्म्स दिख रहे हैं, ये जो आर्म्स दिख रहे हैं, इसी को कहा जाता है क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो क्रोमैटिन नेटवर्क आपने देखा, क्रोमैटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम्स आया, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बना उसके सेंटर वाला जो पार्ट है उसके हमने नाम दे दिया सेंट्रोमियर, और वहां पे जो उसके आर्म्स दिख रहे हैं, जैसे ये आर्म दिख रहे हैं, ये आर्म दिख रहे हैं, दैट इज नोन एज द क्रोमैटिड्स। अब बहुत तरीके से क्रोमोसोम्स अरेंज हो सकते हैं, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल, आपको सिंपली इतना रखना है कि हाँ ये इस तरीके से हो सकता है, वो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकता है, वो अरेंजमेंट के अलग अलग तरीके हैं उसके, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल। तो सिंपली आप इतना ध्यान रखें, वो आपसे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स मुझे नहीं लगता कि वो, ठीक है, कभी क्योंकि जनरल स्टडीज के पर्पस से फिर ज्यादा हो जाएगा। अब तो क्रोमोसोम्स की हम बात करते हैं, तो क्रोमोसोम्स है क्या, क्योंकि ये प्रोटीन है, क्रोमैटिन नेटवर्क ही तो है, तो जो क्रोमैटिन में था वही इसमें प्रेजेंट। क्रोमैटिन में क्या था, न्यूक्लिक एसिड था, प्रोटीन था, तो क्रोमोसोम्स भी किस चीज से बना हुआ है, क्रोमोसोम्स भी सेम उसी तरीके से आपका बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड से, और इसी यही तो न्यूक्लिक एसिड को हम डीएनए कहते हैं, जनरली आते हैं आगे, पर यही न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए। तो कई बार कहा जाता है कि भाई आपका कैरियर क्या है, आपके डीएनए का कैरियर क्या है, तो हम लोग क्रोमोसोम्स कह देते हैं, आप क्रोमोसोम्स कह लो, क्रोमैटिन कह लो, बात एक ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जो है यहाँ पे दिस इज द ह्यूमन डीएनए, ये जो है ह्यूमन डीएनए। अब हम ह्यूमन डीएनए की जब बात करते हैं, दिस कम्स ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी हमारा जो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में लिखे हुए हैं। इसको ऐसे समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा। लेट्स सपोज ये काफी फेमस एग्जांपल यूज किया जाता है आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाने के लिए। पहले ऐसे लिख लो, एक है लाइब्रेरी और दूसरी साइड में है यहाँ पे, ठीक है। लाइब्रेरी में आपको, और लाइब्रेरी के इक्विवेलेंट आप ले लो कि न्यूक्लियस में। अब लाइब्रेरी में क्या होगा, लाइब्रेरी में जैसे किताबें होती हैं, वैसे ही न्यूक्लियस में वो किताबें हैं जो कि सारे आपके बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको उन्होंने इकट्ठा करके रखा है, ये है। अब लाइब्रेरी में जैसे आपको बुक शेल्फ्स होते हैं, होगा ना, किताब स्टैंड्स पे रखे होंगे, उन बुक शेल्फ में आपको किताबें रखी हुई होंगी, तो जिस तरीके से यहाँ पे बुक शेल्फ्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है, बुक शेल्फ जिस तरीके से होंगे उसी तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे, यानी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो किताब में है वो क्रोमोसोम्स में है। और इस तरीके के 23 रैक्स, 23 पेयर ऑफ रैक्स, जो बुक शेल्फ्स हैं वो 23 पेयर ऑफ रैक्स। ह्यूमन की हम अगर बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप से होगा, ठीक है। अब हमारा क्योंकि साइज बड़ा है, सब कुछ ज्यादा है, तो भाई हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ आपको क्रोमोसोम्स भी मिलते हैं, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो इन्हीं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में रखा हुआ। अब इसी बुक शेल्फ में क्रोमोसोम्स हो गए, यानी अब यहाँ पे जब हम बुक्स की बात करेंगे, यहाँ पे जब हम बुक्स की बात करेंगे, ये बुक्स को आप इक्विवेलेंट यहाँ कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं जीन्स, जो आपका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज द जीन्स। अब इस बुक्स को जीन्स आपने कहा, यहीं पे आप लेके चले आओ कि बुक्स में जो आपको लिखा हुआ है, जो उसमें रिटन है, मान लो जो पैराग्राफ्स हैं या जो लाइंस लिखी हुई,
जो लाइंस लिखे हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है इन किताबों में, जब आप उसको फर्दर ब्रेक करते हो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द डीएनए। बात समझ में? ये सीक्वेंस याद रखोगे तो कभी इनके बीच में कंफ्यूज नहीं करोगे कि किन में क्या डिफरेंस है। आपका बुक सेल्स हो गया क्रोमोसोम्स, जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। जब हम एक पार्टिकुलर बुक्स को उठा रहे हैं, कोई आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बुक को उठाओगे, वैसे ही पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जीन होगा, ठीक है। एक पार्टिकुलर एक जैसे आंखों के लिए किसी की आंखें भूरी होंगी या किसी की आंखें कैसी होगी, और अरे काली, चलो हमारी सबकी काली है तो काली ही बात कर लेते हैं, या ब्लू होगी किसी की, तो वो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक पार्टिकुलर किताब में लिखी होगी, राइट। आप उस किताब को लेके आते हो, दैट इज नोन एज द बुक, ठीक है। ब्लू जीन, ब्लू आंखें बनाने के लिए आपको पार्टिकुलर काम करना होगा, पार्टिकुलर डेटा चाहिए होगा, वो डेटा एक पार्टिकुलर बुक्स में लिखा हुआ है, एंड उसके अंदर में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डीएनए। यहीं से अब आपको ब्लू आंखें बनानी है तो उसमें तो लाइब्रेरी में तो केवल इंफॉर्मेशन है, बनेगा नहीं वहां पे। उस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए आप किसी के बिल्डर के पास लेके जाओगे, वो बिल्डर कौन है, राइबोसोम्स है, वो आपको स्पेसिफिक प्रोटीन्स वगैरह क्रिएट करा के देगा नॉर्मल कंडीशंस में। अब क्या होगा कि लाइब्रेरी से वो इंफॉर्मेशन उसके बनाने तक ले जाने के लिए आपको चाहिए होगा फोटोकॉपी। आप पूरा का पूरा किताब नहीं ले सकते, आपको स्पेसिफिक उस किताब की फोटोकॉपी लेके जाओगे, उसी फोटोकॉपी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द आरएनए। आरएनए पे हम आते हैं, बट अभी के लिए आप इसको क्लियर रखेंगे। और अगर एक चीज और यहीं से क्लियर करो, यही आपने हमने किया हुआ है, तो अब उस लाइब्रेरी में, उस किताब में जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, जो पूरी की पूरी नॉलेज है आपको, कि उस लाइब्रेरी में जाने के बाद कितना नॉलेज अवेलेबल है, उस पूरे नॉलेज को, उन पूरे नॉलेज को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द जीनोम। अगर हमने कह दिया कि जो पूरे जीन्स हैं, सारे के सारे जीन्स हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या चीजें हैं, आपने जब उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में देखना शुरू किया, दैट टर्म इज नोन एज जीनोम। तो ये डिफरेंस क्लियर रखेंगे क्रोमोसोम्स में, जीन्स में, डीएनए में, जीनोम्स में, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, हायरार्की जैसा कुछ, ऐसा मतलब अलग अलग तरीके से उसको देखने का तरीका है ना, उसको स्पेसिफिक चीजों को आप जैसे डीएनए किसको बोलते हो, तो एक स्पेसिफिक एक्ट के लिए जो आपको बना हुआ है, दैट इज नॉट डीएनए, दैट इज नॉट द जीन्स। अब उस जीन्स में डिफरेंट डीएनए होंगे, राइट। तो हायरार्की ठीक है, हाँ जी, डीएनए में जीन्स नहीं प्रेजेंट होता है। एक चीज समझो, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है। जैसे डीएनए क्या है, तो ये मान लो एक स्पेसिफिक केमिकल है जिसको हमने क्या कह दिया, डीएनए कह दिया, ये इसमें कुछ न्यूक्लिक एसिड। अब क्या होगा कि आपको जैसे ब्लू आइज की मैंने बात किया, ब्लू आइज बनाने के लिए केवल और केवल एक डीएनए से काम नहीं, यानी कि उस एक केमिकल से काम नहीं चलेगा, उस केमिकल का एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको चाहिए, जिसको हम आते हैं न्यूक्लिक बेसिस, राइट। तो जब उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आप निकाल के आते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज। इसलिए टर्म आता है जीन एक्सप्रेशन का, की जब बात आती है तो जीन इज नॉट दिस डीएनए, डीएनए उसका यूनिट है जीन का। बोलो, जीन्स डीएनए से बने हैं, जीन्स बेसिकली ट्रेट को डिफाइन करता हाँ, है, वो एक फीचर है जिसके लिए दो जीन रिस्पांसिबल होते हैं, और वो डीएनए के अंदर लोकेटेड होता है, और डीएनए एक सेट ऑफ पार्ट है क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम है, उसके ऊपर उसके अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर जीन्स। एक मिनट, नहीं ये आप कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा ठीक कर लो। जीन्स हम क्या कहते हैं, जीन जब एक पार्टिकुलर ट्रेट जब आपका एक्सप्रेस होता है तो हम कहते हैं कि ये जेनेटिक एक्सप्रेशन है, राइट। वो एक्सप्रेशन होने के लिए क्या चाहिए होगा, वहां पे आपको चाहिए होगा कि इस ये जो आपको, चलो थोड़ा सा डुप्लीकेट, जो आपको मान लो कंपोनेंट्स है, चलो मैं उसको डीएनए नहीं कह रहा, ये जो कंपोनेंट्स है जो हम, जिसको हम डिफरेंट बेस पेयर्स के थ्रू स्टडी करते हैं, राइट, कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है। तो चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लिए ATCG करके ये अरेंजमेंट है। अब वो क्या एक्सप्रेशन करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये पार्टिकुलर किस तरीके से इनका अरेंजमेंट है, इस लेटर्स का, वो क्या वर्ड बनाएगा, राइट। ये आपको डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं और डिफरेंट तरीके से अरेंज करके वर्ड बनाएंगे। अब होता क्या है कि अगर मैं इनको, जैसे मान लो कि इसको ऐसा समझो कि CAT, तीन लेटर हैं, ये तीन क्या है, ये डिफरेंट, मान लो वहां पे ATCG था, यहाँ पे मैंने CAT, ये डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं, राइट। लेकिन जब एक पार्टिकुलर, ये ATCG बनाते और इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, राइट, हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये ACT के फॉर्म में अरेंज हुआ तो एक पार्टिकुलर वर्ड बनाएगा, एक पार्टिकुलर मीनिंग देगा। उसी तरीके से अगर ये CAT के फॉर्म में अरेंज हुआ तो भी एक पार्टिकुलर मीनिंग देगा। तो ये जो आपको बेस पेयर्स होते हैं,
ठीक है, ये जब एक पार्टिकुलर तरीके से अरेंज होते हैं तो एक पार्टिकुलर ट्रेट देते हैं, एक पार्टिकुलर कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वो जो एक स्पेसिफिक पोर्शन है जिसके वजह से वो पार्टिकुलर ट्रेट आया है, दैट स्पेसिफिक पोर्शन इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जीन। उसी को हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, कई बार वो आपका क्या होता है, सप्रेस भी हो जाता है, नहीं होता है। तो जीन एक्सप्रेशन की जब आप बात करते हैं, ये आपका पूरा का पूरा, जब आप देखोगे कि जो आपका क्रोमोसोम्स में मान लो पूरा का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके एक स्पेसिफिक पोर्शन में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कोडेड है, उस स्पेसिफिक पोर्शन डिटरमाइन करेगा कि आपके अंदर वो कैरेक्टर कैसा आएगा, एंड दैट स्पेसिफिक पोर्शन इज नोन एज व्हाट, की जीन। वो स्पेसिफिक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज दिस जीन। बात समझ में आ रही है? इनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है। You have all the rights to disagree, but this is what, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी ये चीज में कुछ डाउट है, we can discuss this, ठीक है? इसको ये मैंने बोल दिया तो सही। मतलब जो हायरार्की वो बोल रहे थे कि आपका कौन सा सबसे लार्जर यूनिट है और कौन सबसे स्मॉलर यूनिट है। Okay. तो जीन इज द बेसिक यूनिट, तो वो पता है कि अगर एक्सप्रेशन के केस में बोलते हैं तो जीन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड द क्रोमोसोम इज द लार्जेस्ट यूनिट। जो अरेंजमेंट डीएनए का दैट इज डबल हेलिकल, वो वाटसन क्रिक ने दिया था, वो मॉडल है कि आपका बेस पेयर्स अलाइन होते हैं, दैट उसके अंदर जो है कि आपका एक सीक्वेंस होता है और उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम जाके जीन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि डीएनए है और डीएनए के अंदर आपका क्या होता है, एक चेन लोकेटेड होता है जीन। ओके, ठीक है, इसको हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। जीन के बारे में फिर अलील का कांसेप्ट है डेफिनेटली। लेट्स सी ये कैसा है फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए इसको। चलो, तो आपको आई विल डिस्कस बिल्कुल। हां, बोले वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स। हाँ जी, वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो आंसर दे रहे, अच्छा नहीं बता रहे हैं, याद आ गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, जैसे ये आपका क्रोमोसोम था, ठीक है, क्रोमोसोम आप देखोगे इसमें क्रोमैटिन है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज हुआ, हमने इस पार्ट को सेंट्रोमियर बोला, क्रोमैटिड्स बोला। जब इसको आप ओपन करोगे यू विल फाइंड सम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ठीक है। उसी में क्या होता है, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज डीएनए स्ट्रक्चर की आपका जो डीएनए है वो कैसे अरेंज हुआ है, दिस इज दिस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे एंड दिस इज व्हाट, इसमें साथ में आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, उसी पूरे को आप मिलाकर के क्या बोलते हो, ये हमारा यही मटेरियल आपको प्रेजेंट था, ठीक है। एक चीज यहाँ पे क्लियर करो, ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखो, अगर हम बोलते हैं जीन्स को, तो आई हैव रोटेन दैट दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, इट इज कंटेन्ड विद इन क्रोमोसोम्स, राइट? इसमें कोई डाउट है? हाँ, डीएनए का सेगमेंट है क्योंकि क्रोमोसोम, अरे बाबा उल्टा कर दिया मैंने। अरे ऐसे रुको बता रहा हूं मैं, कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये डीएनए डबल हेलिक्स है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसके एक पोर्शन को जब आप स्पेसिफिक पोर्शन को निकाल के लाते हो, दैट इज नोन एज जीन। राइट और राइट? आपका जो ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जब हम डीएनए बोले, आप अभी के लिए मान के चलो हम इस डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो आपको पैटर्न मिल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने डीएनए को लिटरली इसके एसिड फॉर्म में ले लिया, इसकी ब्रेकडाउन फॉर्म में ले लिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट? जब हम नॉर्मली डीएनए बोले, डीएनए का मतलब ये पूरा का पूरा आपका थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो है आपका डीएनए। नॉर्मल भाषा में जब डीएनए बोला जाता है तो उसी को कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसके आप स्पेसिफिक पोर्शन में स्पेसिफिक चीजें बताई गई। जैसे किताब है, ये डीएनए पूरा का पूरा, इसको किताब मान लेते हो, अगर इस किताब में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया, राइट? तो इसका एक चैप्टर आप निकालते हो, ये वाला चैप्टर मान लो यहाँ से, यहाँ पे स्पेसिफिक हो सकता है केवल और केवल आइज के बारे में डील किया कि आइज में क्या चीजें होंगी। तो इस स्पेसिफिक पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जीन। बात समझ में आई? कभी भी डाउट नहीं? अगर है तो बोलोगे, क्योंकि हो सकता है मैं भी कॉन्सेप्चुअली कहीं पर गलत होऊंगा तो आई विल लव टू लर्न। ओके, अब हम करते क्या है, देखो मेरा फोकस डीएनए जीन्स में जाना है भी नहीं, मेरा फोकस है आपको लेकर आना करंट डेवलपमेंट्स में कि जीन थेरेपी, बाकी जो चीजें आ रही है उसमें क्या चल रहा है,
तो जीन थेरेपी जैसा जो टर्म है, जो जानना है, उसका पर्पस क्या होता है कि आप क्या करते हो, कई बार आपके जो जीन्स हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, उनका अरेंजमेंट जो है इधर उधर हो जाता है, ठीक है। मान लो ऐसा है ना, किताब में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अब जब राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तो इसमें जो सीक्वेंस में जो चीज लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे बनाएगा। अब उसमें कई बार क्या होता है कि ये जो लाइंस लिखे हुए वो गड़बड़ लिखे गए, अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुए या जो भी नहीं हुए, ठीक है। तो वो जब गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है कि जो कैरेक्टर ह्यूमन का होगा उस कैरेक्टर पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, जो भी उसमें ट्रेट्स आपको दिखेंगे, राइट। यानी कि इसी जीन्स में लिखा हुआ है कि आपकी हाइट बड़ी होगी या छोटी होगी, ये जीन का ही उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। वही इंफॉर्मेशन कैरीड है, उसके हिसाब से ये प्रोटीन बनाएगा जो आपके बॉडी की मेटाबॉलिज्म को डिसाइड कर रहा है, उसके ऊपर जाके आपका कैरेक्टर दिखेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ इश्यूज नॉर्मल इसमें इस लाइंस में हो गई गड़बड़ यहाँ लिखने में, अब लिखने में गड़बड़ हो गई, रिबोसोम्स ने क्या करा, प्रोटीन भी गलत बना दिया। प्रोटीन गलत बना दिया तो आपका ट्रेट में क्या होगा, कुछ हो सकता है नेगेटिवली इंपैक्ट करना शुरू करे, कुछ ऐसे प्रोटीन हो सकते हैं या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है जो खतरनाक हो जाए, जैसे ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए स्पेसिफिक जीन्स हैं जो कि इस काम को करेंगे, उस तरीके की चीज को बनाएंगे। लेकिन आपके डीएनए में ही गड़बड़ी हो गई, आपको उस पर्टिकुलर लाइंस में गड़बड़ी हो गई, और उस लाइन में गड़बड़ होने की वजह से आपका राइबोसोम्स जो ब्लड सेल्स बना रहा है वो ब्लड सेल क्लॉट ही नहीं कर पा रहे, तो आपको बीमारी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, उस पोर्शन को, स्पेसिफिक लाइन को कट करेंगे, उसके जगह पे आप सही जीन्स को इंट्रोड्यूस कराइए, एंड इंट्रोड्यूस जब आपने जीन्स को ही चेंज कर दिया तो अब उससे बना जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, सही। आपका जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत था, ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। पूरी की पूरी जीन थेरेपी इसी आइडिया पे बेस्ड है कि जो जीन्स में जो दिक्कत है, जो जेनेटिक, जो आपको जिसकी वजह से जेनेटिक एक्सप्रेशन गलत हो रहा है, आप उसको क्या करा रहे हो, आप उसको करेक्ट कर दिया। सो दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड द। अब मैंने आपको जीनोम बताया, जीनोम नाम की टर्म, जीनोम मतलब क्या है कि जब आप इंटायर जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो, पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो, दैट इज नोन एज द आपका। सो दिस इज कंसिस्ट ऑफ डीएनए और आरएनए। एक देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कभी भी कि जीनोम, हम क्योंकि ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं दैट इज ऑफ द डीएनए, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज इन द डीएनए। लेकिन जब आप और की बात करोगे, जैसे वायरस हो गया, तो वायरस का भी अपना जीनोम होता है, हालांकि वो लिविंग नहीं है, लेकिन उसका क्या होगा, लिविंग और नॉन लिविंग, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का है वो तो ऑब्वियसली। यानी कि आप देखो कि आपका क्या हो सकता है कि आरएनए ही जीनोम पर्पस के लिए, अब इसके पास डीएनए नहीं है जिनके पास में, उनके केसेस में आरएनए ही उनका जीनोम हो सकता होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए अपना आरएनए, तो क्या कहते हैं, हम जो जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो हमने पूरी स्टडी करा नहीं, सिर्फ डीएनए स्टडी हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल को स्टडी कहां, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी आपने क्रोमोसोमल डीएनए को पढ़ा। अच्छा, सो जीनोम में याद रखना कि आप डीएनए की बात कर रहे हो जनरली, जहां पे डीएनए प्रेजेंट नहीं है, जिनका बेसिस ऑफ फंक्शनिंग ही आरएनए है, तो फिर आप क्या करोगे, उनके लिए उनका जीनोम क्या हो जाएगा, राइट। और इट इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल है हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, उस तरीके से आपका निकल के। अब देखो एक टर्म यूज हो रहा है, मैंने कहा कि मुझे पहले ही करा देना चाहिए था इसको, प्लॉइडी। प्लॉइडी में क्या होता है कि जब आपके क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्रोमोसोम्स या तो आपको हैप्लॉइड के फॉर्म में मिलेंगे तो डिप्लॉइड के फॉर्म में मिलेंगे जनरली। हैप्लॉइड का मतलब यही है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स, जैसे ह्यूमन में हमने क्या कहा कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो बुक्स थे वो 23 पेयर्स ऑफ बुक्स, अगर वो पेयर ना हो के सिंगल बुक्स ही अवेलेबल हो, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो सेल है वो क्या है, वो हैप्लॉइड फॉर्म का है। हमने आपको सेल डिवीजन में बताया था मियोसिस माइटोसिस में कि सेल दो फॉर्म के हो सकते हैं, उनका जो डिवीजन होता है या तो मियोसिस होता है या तो माइटोसिस होता है। तो मियोसिस में क्या हो रहा था कि वहां पे क्रोमोसोम्स के पेयर क्या हो रहे थे, आधे हो जा रहे थे, राइट। क्रोमोसोम्स के पेयर ही ना, मतलब पूरे क्रोमोसोम्स आपका 23 पेयर्स होते थे, 23x2 होते थे, बट डिवीजन के टाइम में क्या हो जाता था, नॉर्मल कंडीशन में केवल और केवल 23 रह जाते, तो 46 से घट के 23 हो जाते थे, क्योंकि बाकी 23 जो है वो मदर के साइड से आना था, राइट। तो उस वैसे सेल्स जहां पे कि आपका क्या होता है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल, पेयर में अवेलेबल ना हो, दो सेट ऑफ सेल्स आर नोन एज व्हाट, हैप्लॉइड्स। रिवर्स अब जाते हो डाइप्लॉइड में, तो यहां पे आपको क्या मिलेंगे, आपको यू विल फाइंड द पेयर क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन ईच पेरेंट। यहां पे क्या होगा कि मान लो कोई भी हमारा कैरेक्टर है, या ऐसे समझो कि हमारे पास जो 46 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स, इसमें से क्या हुआ है, 23 फादर से आए हुए हैं एंड 23 मदर से।
तो इस तरीके के सेल में जहां पे कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास अवेलेबल है पूरे के पूरे, वैसे क्या कहा जाता है उनको, दैट इज नोन एज द। तो हैप्लॉइड डाइप्लॉइड, आपको जिनका बायो नहीं है आप सिंपली इन टर्म्स को जाने कि हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डाइप्लॉइड का मतलब क्या होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा डिटेल्स में लेके आपसे नहीं पूछेगा वो, ठीक है। ऐसा ऐसा ना करना कि अरे इनको ज्यादा, इनको कैसे इतना पता है, डोंट वरी फॉर दैट। ये तो बायो लग सकता है। नहीं वो पूछेगा ही नहीं, टेंशन ना लो। अगर पूछ लिया मान लो, नहीं अगर मान लो लेट सपोज कि पूछ लिया, ठीक है, तो अब तुम कितना पूछेगा, एक क्वेश्चन हो सकता है, पूरे 100 क्वेश्चन होगा तो कभी किसी साल में किसी एक क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में पूछ लेगा। तो क्या तुम पूरे एक क्वेश्चन के लिए पूरी की पूरी बायो थोड़ी ना पढ़ने बैठ जाओगे? अरे तो इसीलिए तो बता रहा हूं कि आप उतना ही पढ़ो, अब पूरे डिटेल्स में ना जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, तो हैप्लॉइड डाइप्लॉइड सेल की हमने ह्यूमंस में बात भी करी थी कि जो आपका मियोसिस होता था वो किसके लिए होता था, जर्मनाइन सेल्स के लिए होता था, और बाकी जो बॉडी के सेल्स थे उनमें वो आपको डाइप्लॉइड कैरेक्टर के होते थे, ठीक है। तो यही चर्चा मैंने आपको यहाँ पे करी है कि आपके ऑल द बॉडी सेल एक्सेप्ट सेक्स सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डाइप्लॉइड कैरेक्टर होते हैं। जो सेक्स सेल्स होते हैं वो क्या होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा सेक्स क्रोमोसोम्स, तो अब ये आपको नॉर्मली आप सबने याद कर रखा है, ठीक है, कि फीमेल में XX जो है उसका आपको उस फॉर्म में उसका क्रोमोसोम दिखता है, उसके बेसिस पे उसकी नेमिंग करी गई है, ठीक है। तो XX क्रोमोसोम्स और मेल्स में क्या होता है आपका XY क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे जो है मेल प्लेज अ मेजर रोल इन सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग ड्यू टू XY क्रोमोसोम्स। यानी कि क्या होगा कि फीमेल से तो हमेशा ही डबल X पास होना है चाइल्ड को, मेल से XY पास होना है। अब रह गया कि इसमें से एक्सप्रेस कौन सा जीन होगा, राइट। अगर यहाँ से एक यहाँ से तो कुछ भी एक्सप्रेस हो आएगा X ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो X ही आएगा। अब अगर मेल से ये X एक्सप्रेस होता है, ये आता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपको फीमेल बन जाएगा ऑफस्प्रिंग। और अगर यहाँ से Y आता है तो फिर ये, यानी कि डेफिनेटली जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसमें डिसीजन किसका है, दैट इज फ्रॉम। और ये आप देखो कि ये भारत में कितनी बड़ी दिक्कत होती थी इसको लेकर। पहले के टाइम में देखो, चीजों को लिंक करो, हम साइंस को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई हमें साइंस, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमें जनरल स्टडीज के मैनेजमेंट के पर्पज से देखना, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से देखना। आज भी कई जगहों पे ये माना जाता है कि नहीं माना जाता है कि भाई औरतें हैं, उसको लड़का नहीं हो रहा है तो उसको घरों में भी गालियां पड़ती है कि कैसी मतलब ये है कि आज तक बेटा नहीं दे पाई, मेरा कुल नहीं दे पाई। अरे उस औरत में दिक्कत ही नहीं है भाई, उसका क्या है, उसका कोई रोल ही नहीं। लड़का मेल पैदा होगा कि फीमेल पैदा होगा, उसमें लड़की का रोल ही नहीं है। और ये आप किसी भी मतलब नॉर्मल गांव में चले जाओ, ये समस्या आज भी आपको फेस करनी पड़ेगी। जो औरत जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, मतलब बच्चे नहीं मतलब कहने का मतलब मेल बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको ये समस्या फेस करना, दिस इज अ कांस्टेंट इशू दैट इज स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया, आज भी है। चाहे आप और इसको लेकर के किसी रिलीजन में बात करिए ना, कुछ सबने यही कहा कि भाई आपका जो है फीमेल का रोल है, मतलब उनका सबका मानना यही है, इसी का देन, बट उसका कुछ नहीं है, उसके हाथ में ही है। नहीं, कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली आप नहीं कर रहे हो कि नहीं एक्स और वाई लेके लाओ, लेकिन जब आप बात ही कर रहे हो कि ये इसका रोल किसका है, तो आप लड़की को ही क्यों गाली पड़ रही है भाई? सारा का सारा कसूर उसी को, जैसे आज भी है ना, अगर इनफर्टिलिटी की बात होती है, आप गाँव में जाके चले जाओ, अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं आप समझो, इनफर्टिलिटी की बात कर लो, बांझपन की जो समस्या है, ताना हमेशा का हमेशा औरतों को सुनना पड़ता है कि नहीं सुनना पड़ता है? जहां पे भी बांझपन की बात आएगी, पहले होगा कि टेस्ट जो है इसी का करा के देखो। कितने लोगों को खुद पे डाउट हुआ कि नहीं मैं मेल हूं, मेरे में ही तो दिक्कत हो सकती है, मैं जाके पहले अपना टेस्ट करा लेता हूं, मैं कंफर्म हो लेता हूं। सो ये साइकोलॉजी में घुसा हुआ है हमारे, और आपको साइंस से यही सीख रहे हैं कि भाई इसको इस बेसिस पर अपने को, ठीक है। इशू किसी में भी हो सकता है, किसी का भी। अब मान लो कि मेल का ही स्पर्म सही नहीं, ऑब्वियसली बांझपन तो आएगा ना। और आज के समस्या, इसको ये भी ले लो, आज के समय में ये बड़ी हुई समस्या है, जो ये जनरेशन है, दिस इज फेसिंग दिस इशू, ठीक है। उनका जो सेक्स क्रोमोसोमल नंबर, सेक्स नंबर है, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म काउंट, वो बराबर नीचे जा रहा है। उसके पीछे आपका लाइफस्टाइल जिम्मेदार है और बाकी चीजें जिम्मेदार है, बट ऑब्वियसली वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। यानी आने वाले समय में बांझपन का इशू जो है वो मर्दों की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ जी, मैं समझते हो ऐसा ही हो रहा है।
ठीक है। सो मेल प्लेज अ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उसमें फीमेल को अलग समस्याएं हो रही हैं, ऑब्वियसली उनकी अलग दिक्कतें हैं, बट ये इशू है मेल्स में, ये इशू। ठीक है। सो मेल प्लेज अ मेजर रोल इन सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग ड्यू टू वाई क्रोमोसोम, चीजें हैं। और यही से एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि मेल्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ इनहेरिटिंग एन एक्स लिंक्ड म्यूटेशन। कई ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, उससे इंपैक्ट होने के चांसेस मेल्स के ज्यादा होते हैं कंपेयर टू फीमेल। क्योंकि मान लो कोई बीमारी जो है वो हो रही है बिकॉज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसका जीन जो है वो इस एक्स क्रोमोसोम में। अब क्या होगा कि अगर मान लो कि लड़की है तो उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम, वो पार्टिकुलर जीन जो है दोनों में है, एक में सही हो सकता है, एक में खराब हो सकता है, उस खराब की वजह से वो बीमारी उसको होती है। तो अगर वो फीमेल है, उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो हो सकता है ये वाला डिफेक्टिव हो, तो ये एक्सप्रेस ही नहीं होगा, चांसेस है कि ये वाला एक्सप्रेस होगा, उसके कैरेक्टर इस वाले में से निकलता है, तो उसके बीमार होने के चांसेस कम होंगे। यानी जेनेटिक जो डिजीज होती है वो फीमेल में ट्रांसफर होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे कई बीमारियों में। जबकि मेल में क्या होगा कि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और अगर ये डिफेक्टिव है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बीमार होना ही। ठीक है, यानी कि बिकॉज की एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसके वजह से इनहेरिटेड डिजीज का मेल्स में पास होना ये ज्यादा प्रोबेबल है कंपेयर टू फीमेल। दे आर एट द हायर रिस्क। ऐसा नहीं कि फीमेल में बिल्कुल भी नहीं होगा, बट हायर रिस्क पे हमेशा कौन होगा, हाई रिस्क पे मेल। और इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल जो होता है हेमोफीलिया, ये सबसे फेमस जो है म्यूटेटेड क्रोमोसोम जो है वो पास होता है। ठीक है, तो हेमोफीलिया क्या बीमारी है? नहीं होती ब्लड क्लॉटिंग। हाँ जी, रॉयल फैमिली बीमारी। अच्छा, ओके, मतलब ये बीमारी भी रॉयल हो गया, रॉयल फैमिली बीमारी है, नहीं बीमारी ही रॉयल हो गई। ठीक है, नहीं ये इश्यू है, मतलब इस तरीके की खास करके ना, देखो कई बार जो है साइंस वगैरह से आपको चीजें, देखो पर्पस हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए, साइंस आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो। जैसे इस तरीके से जो जेनेटिक रिलेटेड बीमारियां हैं, ये आपको कई जगहों पे, जैसे एक चीज कही जाती है ना कि मान लो आपका इम्यूनिटी की बात आती है, चलो एक थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ यहाँ से, इम्यूनिटी रिलेटेड चर्चा होती है, तो क्या होता है कि जितने डिफरेंट इलाके, मतलब डिफरेंट, अगर एक मेल है और एक फीमेल है, तो अगर हो सकता है कि इनके बीच की इनके जेनेटिक इनके जो जीन्स है उसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, बच्चे के उतने ज्यादा चांसेस है हेल्दी होने के। क्या होता है, तो मान लो कोई यूएसए में है, चलो यार ऐसे है, मान लो कनाडा में, ठीक है, ठंडा इलाका, वहां पे बीमारियां अलग तरीके की होंगी। अब बीमारियां अलग तरीके की होंगी तो बिकॉज ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनके जो जीन्स में म्यूटेशंस हुए हैं वो उस बीमारी से रोकने के लिए हुए हैं, राइट। तो लेट सपोज कि फीमेल जो है कनाडा की, ठीक है, फीमेल ही मान लेते हैं, तो वो कनाडा के, तो उसके जीन्स में वो चेंजेस हुए हैं जो कि उसको मान लो सपोज करो कि 10 तरीके के डिजीज से बचा सकते हैं, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। और कोई मेल जो है वो इंडिया से, ठीक है, हम लोग गर्म प्रदेश से हैं, हमारी म्यूटेशन उस तरीके की होगी कि हम भी हो सकता है 10-15 बीमारी, यहाँ बीमारी ज्यादा है तो लेट सपोज कि 20 डिजीज से लड़ने की म्यूटेशंस जो है हमारे पास हुई। अब इनके बीच का क्या ऑफस्प्रिंग अगर पैदा होगा तो देयर आर हायर चांसेस कि वो करीब करीब 20+ बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके पास होगी। यही इसीलिए कराया जाता है, ठीक है। उसके क्या होगी, उसके 20+ ज्यादा बीमारियों से बचने के चांसेस जो है उसके, ये हमेशा, और इसीलिए कहा जाता है कि जो मैरिज होना चाहिए वो जितना डाइवर्स हो उतना अच्छा है। इसका नहीं होने का एक आपको एग्जांपल मिलेगा, पारसी समुदाय। गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है बीच में, जियो पारसी। हुआ क्या, पारसी समुदाय के जो लोग हैं अपने बाहर किसी से शादी नहीं करते, वो लिमिटेड है। एक तो भारत में नंबर लिमिटेड है, भारत का वर्ल्ड में ही लिमिटेड रह गए हैं बेचारे, गिन चुन के 50,000 के आसपास या उससे नंबर कम ही होगा, राइट। अब उनका क्या है कि वो लिमिटेड इलाके में ही शादी करेंगे कि भाई मैं अपने ही ये में शादी करूंगा, बाहर किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो उनमें जो बाकी किसी के जीन में कोई एवोल्यूशन हुआ है, वो एवोल्यूशन या म्यूटेशन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है इन द पारसी समुदाय। अब क्योंकि वो नए, आप कह सकते हो नए हथियार इनके पास नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियों से ये क्या होते हैं, ये परेशान। और इसके वजह से भी इनका एक तो नंबर नहीं हो पाया, हाँ एवोल्यूशन नहीं हो या म्यूटेशन कह लो, वो नहीं हो पाया इनके पास में, इनका नंबर क्या है, कम होता है।
तो ये भी एक काफी अच्छा सपोर्ट करता है कि भारत में इंटरकास्ट मैरिज को इसको भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो भारत में इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिए जाने के पीछे जो है ये भी एक आइडिया है। ऐसा हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जैसे होता है ना कि अगर आप कहीं डेटिंग पे जा रहे हो, ठीक है, डेटिंग पे जा रहे हो तो स्मेल को ध्यान रखो। ऐसा मानना है लोगों के बीच में कि कुछ स्टडीज ऐसा बताती है कि अगर किसी पर्सन की आपको स्मेल बहुत अच्छी लगती है, हालांकि आज की डेट में तो नॉर्मल स्मेल मिलेगी ही नहीं, तो चांसेस हैं कि उसमें आप दोनों के बीच की जो जेनेटिक कॉम्पैटिबिलिटी वो काफी अच्छी होगी, इन द सेंस वेरिएशन ज्यादा होगा, और वेरिएशन ज्यादा होगा तो आपके बीच की कॉम्पैटिबिलिटी क्या होगी, वो अच्छी होगी, यानी ये चांसेस होने की ज्यादा, इंडिया कनाडा वाला रोल होने के चांसेस ज्यादा है, ये मानना है। ठीक है, तो अब आज को तो आपको एक्चुअल स्मेल मिलेगा नहीं आपको तो आर्टिफिशियल मिलेगा, बट ये एक आइडिया है, मतलब ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, काफी लोगों का ये स्टडीज ये बता रही है। ठीक है, अब चलो आ जाओ, ये चीज समझ में आई, कभी इस डायरेक्शन में डिस्कशन सोशल एंगल से डिस्कशन होगी तो यू कैन ऑब्वियसली इसको कोट कर सकते हो। ठीक है, भारत में भारत में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है आपको? हम नॉर्मल हमारे यहाँ के बच्चों को देखो, जब पूरी दुनिया में कोरोना बहुत तबाही मचा है, हमारे यहाँ नहीं मचा, उतना नहीं मचा। ठीक है, हमारे यहाँ के बच्चों को शुरू से आदत है वो मिट्टी में खेलते रहे। ठीक है, गंदा पानी हम पहले ही पी चुके हैं, तो छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता हम में ऑलरेडी डेवलप है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो हाइजीनिक रहेंगे ना, बहुत ज्यादा हाइजीनिक होना भी जो है वो नुकसान है, तो कभी कभी जो है ठेले वाला गोलगप्पा खाया करो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फास्ट फूड नहीं ठेले वाला वो जो स्पेसिफिक उनका जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है ना, हाथ मिला के एकदम। चलो, गैमेट, जाइगोट एंड एम्ब्रियो, इसके बीच का डिफरेंस समझ लो। ठीक है, गैमेट जो आपका मैच्योर आपका सेल हो चुका है, जो जर्म लाइन सेल है, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, उसको क्या कहा जाता है? दैट टर्म इज नोन एज गैमेट। ठीक है, यानी मेल से जो स्पर्म जो है वो मैच्योर कंडीशन में, तो उसको क्या कहेंगे? गैमेट कहेंगे। या फीमेल में जब एग है वो नेचुरल कंडीशन में, दैट इज नोन एज द गैमेट। दूसरा, जाइगोट किसको कहते हैं? जाइगोट इज कि जब ये जो आपको मैच्योर गैमेट्स हैं, जब ये फ्यूज करते हैं मेल एंड फीमेल से, तो फिर दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द। ये देखो सिंपल टर्म्स है, जिनका बायो अगर जिनको नहीं याद होगा वो फंस जाएंगे यहाँ पे। वो सिंपली दे देगा कि भाई बताओ जाइगोट क्या है, गैमेट क्या है और एम्ब्रियो क्या है, फिटस क्या है। हाँ जी, पक्का पक्का। अच्छा चलो, आपको इतना नॉर्मल आता है, इसके आगे वाला मैं दिखाता हूँ कितने लोगों को अच्छे से पता है। चलो, उसके अलावा तीसरा हिंदी ज्यादा था, दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? दैट इज द डेवलप्ड स्टेज ऑफ जाइगोट। तो आपका गैमेट्स होंगे, गैमेट 1, गैमेट 2, ये फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके ये क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, और यही जाइगोट आपका क्या बनता है? एम्ब्रियो। और ये आगे बन के इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिटस, FOE। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। फिटस, फिटस आप जैसे लिखो। सो कुछ इसी तरीके से। ठीक है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिटस, फिटस से बेबी जो है वो आपको बनेगा। अब आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक डिफरेंसेस करा रखे हैं, अगर आपको देख लेना थोड़ा सा टेबल को, कि मान लो किसमें जो है सेल, अब जाइगोट जो है, जाइगोट क्या है? जाइगोट यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है? गैमेट जो है, तो गैमेट ऑब्वियसली गैमेट और जाइगोट दोनों क्या होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में होते हैं। वही अब आगे डिवीजन होते होते आपका एम्ब्रियो बना है, तो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो भी अभी आपका यूनिसेलुलर स्टेज में होता है, उसके बाद आप जाते हो मल्टीसेलुलर स्टेज। यानी इन सब में अगर चारों में पूछ ले कि भाई ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मल्टीसेलुलर है? सिंपल क्वेश्चन पूछने का तरीके कई तरीके से हो सकते हैं। आपको ऑप्शन देते हैं कि व्हिच ऑफ देम इज द मल्टीसेलुलर? जाइगोट, गैमेट, फिटस, एम्ब्रियो। क्वेश्चन एक बन गया। ठीक है, या फिर आप मान लो कि कैरेक्टर किसका क्या होगा, तो जाइगोट क्या होगा? सॉरी, गैमेट क्या होगा? गैमेट जो है वो आपका हैप्लॉइड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये सेक्स सेल्स हैं, इसके बाद इनके फ्यूजन के बाद अब बन चुका है डाइप्लॉइड सेल, तो ऑब्वियसली बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बाकी सारे डाइप्लॉइड सेल में होंगे। यानी कि इनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो क्या हो चुका होगा? पेयर हो चुका होगा, डबल हो चुका होगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म पे ये तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, तो उसको एक बार पढ़ लेना। अगर यहाँ से कुछ आ जाए तो मुझे चांसेस कम है कि आएंगे, और फिर भी आप देखो। अगर टाइम की बात करोगे तो गैमेट का फॉर्मेशन
ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हुआ है, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन फ्यूजन के बाद हो रहा है, यहां से आने के बाद आपका बन रहा है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो नॉर्मल टाइम लेता है, देखो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन मानते हैं कि 2 वीक्स टू 8 वीक्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड है दैट इज कंसीडर्ड एज एम्ब्रियो। एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। 2 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच का जो बच्चा है उसी को हम लोग बच्चा कहोगे क्या कहोगे, उसी को आप क्या कहते हो, एम्ब्रियो कहते हो, ठीक है, भ्रूण कहते हो। 8 हफ्ते से जो ऊपर है दैट इज नोन एज द fetus, ठीक है, यानी कि बर्थ से पहले तक। और 8 हफ्ते से 8 हफ्ते के बाद से लेके बर्थ का जो पीरियड है, जब तक बच्चा जन्म नहीं हुआ उसको तब उसको क्या कहते हैं, fetus। तो ये बेसिक आइडिया जो है आपका। अब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स की। तो ये हम ऑब्वियसली चर्चा कर चुके हैं कि डीएनए आरएनए आपके ये जेनेटिक मटेरियल है, बट हम जेनेटिक मटेरियल कहते किसको हैं? नॉर्मल कंडीशन में जेनेटिक किसी चीज को आपको जेनेटिक मटेरियल होने के पीछे उसमें 3-4 चीजें होनी चाहिए। उसमें जब 3-4 कैरेक्टर होंगे तभी हम कहते हैं कि दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल। आपके बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट सारे केमिकल्स हैं, बट हम सबको नहीं कह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल। किन केमिकल्स को हम कहते हैं कि दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल? पहली क्षमता उसके अंदर में क्या होनी चाहिए? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो रहा है? कॉपी कर सके अपने आप को रिपीट कर सके, अपने तरीके के दूसरे को प्रोड्यूस कर सके। यानी आपके बॉडी के वो केमिकल्स जो अपनी फोटोकॉपी तैयार कर सकते हो, उन्हीं को वो एक कैरेक्टर होना चाहिए, उनको जेनेटिक मटेरियल कहलाने। दूसरा कैरेक्टर दैट इज द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ फॉर्म में वो डेटा जो है वो स्टोर है। तीसरा ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर है, अब यहां से आपको कहीं ना कहीं याद करो, मैंने बताया किचन में जाना होगा, खाना उसको बनाना होगा, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वो डेटा क्या है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, दैट थिंग। इसके बाद जब वो ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन होने के बाद वो जो डेटा ट्रांसमिशन हुआ उससे जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बनना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अब मान लो कोई आपका डीएनए है यहाँ पे, वो डीएनए पहले खुद को कॉपी करेगा, कॉपी करके ही अपने आप को स्टोर कर बना हुए रखेगा, क्योंकि सेल तो डाई करते हैं, और कॉपी नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा, तो कॉपी करते रहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उस डीएनए के अंदर में स्टोरेज का इंफॉर्मेशन है, जब जरूरत होगी उसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देने के लिए, तो वो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इसको वो ट्रांसफर कराएगा कहीं दूसरे साइट पे, और ट्रांसफर कराने के बाद वो आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर बनता हुआ दिखेगा। यानी आंखें नीली होनी चाहिए, तो वो अगर उसमें इंफॉर्मेशन कोडेड है तो उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए डीएनए उस मटेरियल के अंदर में कि वो आंखें नीली बना सके, यानी एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कई कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है उसको रेगुलेट करना भी, कई कंडीशन में आपको हो सकता है वो मास्किंग हो जाएगी, स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रेजेंट तो है बट उसको क्या कर दिया है, जीन्स ने मास्क कर दिया, वो आपको दिखेगा नहीं। रेगुलेशन अगर मतलब माँ का होगा तो वो तो आगे रेप्लिकेट करेगा सर, बच्चे में आ सकता है, अरे बाबा, कहने का मतलब वो कब डिसाइड करेगा कौन सा कैरेक्टर उस क्रोमोसोम्स में, एक्स जो क्रोमोसोम है उस पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट होते होंगे, जिस चीज के जीन्स प्रेजेंट होंगे, वही फैक्टर्स आपको ट्रांसफर होंगे। तो आप रिस्पांसिबल। अब एक्स क्रोमोसोम्स पे किस चीज के जीन होते हैं ये मुझे आइडिया नहीं। दूसरा चीज रेप्लिकेशन जरूरी थोड़ा ना कि एग्जैक्ट वही चीज है। मैंने ऐसा भी देखा है कि मतलब बच्चे जो है वो मतलब मॉन्स्टर निकला है, मैंने देखा है, समझे नहीं रेप्लिकेशन मतलब अपना कॉपी निकालना, तो अपने कॉपी में सर वो तो वही तो म्यूटेशंस होते हैं ना। अब तो सर उस कॉपी वो कहाँ निकला कॉपी सर? अरे बाबा वही तो वो एक अलग केस ही हो गया ना, एक्सेप्शन केस हो गया। हाँ, तो कॉपी करते टाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं, वही मिस्टेक तो म्यूटेशन का, कई बार म्यूटेशन का एक फॉर्म वही है, वो चेंजेस हो गए, जब कॉपी हो रहा था वो सही तरीके से कॉपी नहीं हुआ तो उसमें जेनेटिक चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन वैसा ही तो होता है ना, ठीक है। बच्चा मॉन्स्टर निकला मतलब बच्चा कैसे मॉन्स्टर हो सकता है? सर हाँ, उसका 4 हाथ था। अच्छा, 2-3 वो गॉट इट नहीं, मुझे लगा गॉट इट। हाँ, तो वो जीन एक्सप्रेशन कुछ इधर उधर हुआ उसके कॉपिंग के टाइम, एक्सेप्ट वो ऑब्वियसली। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, आज भी उस दिन भी मैंने बताया था, ये पूरी की पूरी हमारी जो एवोल्यूशन की थियरी है आज के डेट में चैलेंज हो रही है, ठीक है। आज के डेट में, आज इसका पहले, आज से 10 साल 20 साल पहले तक काउंटर्स नहीं थे, बट आज बहुत से जगहों पे ये चैलेंज हो रहा है। और अगर किसी ने साबित कर दिया ये एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है ये जस्ट आपके दिमाग का एक वहम था, एक अच्छा टर्म यूज किया जिस राइटर ने इसको चैलेंज किया ना, जिस साइंटिस्ट ने, हालांकि अब तो बहुत लोग हो चुके हैं, उसने कहा ये इंटेलेक्चुअल पोर्नोग्राफी।
the whole idea of this evolution is just an intellectual pornography, nothing else. तो अगर उसने साबित किसी तरीके से आने वाले टाइम में ऑब्वियसली वो एक तो नहीं कर पाएगा, रिसर्च से चल रही है, अगर किसी तरीके से उन्होंने इस एवोल्यूशनल थ्योरी को चैलेंज कर दिया, आपके बहुत से जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदल जाएगी, ना केवल साइंस के फील्ड में, इवन इन अदर फील्ड्स, इकोनॉमिक में, पॉलिटी में, सोशल साइंसेज में, क्योंकि ये एक आई थिंक चल गया है कि चीजें इवॉल्व होती है, सोसाइटीज इवॉल्व हो रही है, ह्यूमन इवॉल्व हुआ है। नहीं, कल मैंने फोटो देखा जो है जेंट्स लोग मर्द लोग जो है साड़ी पहन के एक्सप्रेशन। चलो आ जाओ, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दो टाइप के, डीएनए एंड आरएनए, ये पूरी की पूरी कहानी चलेगी। एंड ये क्या है, दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स। तो ऑब्वियसली हमने चर्चा कर रखी है बने किस चीज से, ये न्यूक्लिक एसिड्स है। सो पहली चीज आपको यहाँ से प्योर चीज इसको रट्टा मारना, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। हाँ जी बताओ, डीएनए में कौन कौन से बेस पेयर होते हैं? रुको, मैंने पहले ही कहा। हाँ जी, कौन बताएगा? डीएनए पे बेस पेयर कौन कौन से प्रोटीन है? नहीं याद है, देखो तो छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आ जाओ, डीएनए में पहला क्या है, जो स्ट्रक्चर है, तो जो आपने देखा था ये रिबन बन रहा था, डीएनए में इस फॉर्म में होता है, वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में, जबकि आरएनए में वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो एक ही है, ठीक है। आपका हेडफोन एक ही साइड वाला हेडफोन है, दोनों नहीं, हाँ खराब नहीं है ही नहीं, सिंगल वाला, ठीक है। तो डीएनए जो है वो दोनों साइड, दोनों हेडफोन है आपके पास, आरएनए है जो केवल एक साइड, ये चीज है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, इसका यहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। यहाँ पे राइबोज शुगर, अब ये राइबोज डीऑक्सीराइबोज के किसका क्या डिफरेंस है भूल जाओ, याद रखना ये होता है, ठीक है। अब जो है ऑक्सीजन वहां पे एक्स्ट्रा मिलेगा, वो अलग, वो चीज अलग हो जाएगी, वो यहाँ पे जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं एटीसीजी, नाम ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, चार आपको डीएनए में यही चार पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे बाइनरी पढ़ा था ना कि 0-1 से बना हुआ, हमारे जो डीएनए जो आपको बने हुए वो इसी चार से बने हुए एटीसीजी के, ये एक ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आपको थाइमिन नहीं होता है आरएनए में, आरएनए में थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन की जगह पे क्या रहेगा, ये डिफरेंस, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। चार जगह इनमें से कौन सा डीएनए में प्रेजेंट नहीं हो गया, ठीक है। मान लो आपको चार ऑप्शन दे दिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर्स इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, और वहां पे उसने दे दिया एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। तो यू नीड टू नो कि यूरासिल इज डिफरेंट, और यहाँ पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका थाइमिन नहीं, यही बेसिक है, ठीक है। तो इसको क्लियरली रटा मारेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टू एडेनिन, एडेनिन के साथ यहाँ पे थाइमिन जुड़ा हुआ होता है आपके स्ट्रक्चर में, यहाँ पे वो यूरासिल के फॉर्म में जुड़ा होता है, तो वो क्लियर है। लोकेशन अगर बात करें डीएनए की, मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, एवरीथिंग मेनली फाउंड, ठीक है, क्योंकि और लोकेशंस है यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आरएनए लोकेटेड मेनली इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो कई बार आपको नॉर्मल ऐसे छोटे छोटे उसके क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे ही मिल जाते हैं, उस साइटोप्लाज्म में भी दिख रहे होते हैं, ठीक है। कई आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। टाइप्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स, डीएनए के भी कई टाइप्स हैं, मेनली न्यूक्लियर डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए, एंड दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, दो टाइप के डीएनए आपको देखेंगे, आते हैं हम आगे। आरएनए की बात करें, में मोस्टली मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, तो ये तीन टाइप के आरएनए आप इनको याद रखेंगे। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो डीएनए को लेकर के ये है कि पहली चीज तो दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट, वो खुद को अपने आप को कॉपी बनाते हैं, और ये चीज आप लिख लेना, क्योंकि मुझे मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन उठा लिया था, व्हिच ऑफ देम इज मोर वल्नरेबल टू यूवी लाइट, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट से ज्यादा डैमेज होने के चांसेस किसके हैं, तो डीएनए के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसे याद रखना। हमने कहा है ना कि यूवी राइज की वजह से, यूवी रेज की वजह से म्यूटेशंस हो जाते हैं, अल्ट्रावायलेट नहीं, अच्छा अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से आपके म्यूटेशंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर ओजोन का परत आपका खत्म हुआ तो प्लांट्स वगैरह में जो है चांसेस हैं ज्यादा कि म्यूटेशन हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना म्यूटेशन के लिए जो कारण बनेगा बूस्ट होता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि डीएनए जो है वो डैमेज से चांसेस उसके ज्यादा है यूवी वल्नरेबिलिटी के, जो कि आपको आरएनए में जो है वो चांसेस कम, वो कम होते हैं।
अब ये मुझे आइडिया नहीं है, लिटरली मुझे आइडिया नहीं है इसका। मैंने इसका क्वेश्चन देखा, ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन कभी पूछा हुआ है, तो क्योंकि चांसेस होते हैं क्वेश्चंस रिपीट होने के, तो और ये मैंने समझना अभी चाहा भी नहीं, क्योंकि आई न्यू कि ये काफी डिटेल हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेरे आउट ऑफ रीच हो जाएगा। सो जस्ट आई टुक द स्टेटमेंट, क्या करेक्ट स्टेटमेंट था, आई पुट हियर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना अगर आपको समझ में, क्योंकि मुझे पता है, मैं देखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा वो क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आरएनए क्या, तो दिस समथिंग लुक लाइक आरएनए, और ये जो है आपका डीएनए, काफी फेमस स्ट्रक्चर, आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है ये सब आपका फेमस हो चुका है। ठीक है, बेसिस यहाँ पे आपको साइड में, और यहाँ पे देखो बेसिस जो है ये पेयर में है, आरएनए में सिंगल दिख रहा है, डीएनए पे क्या दिख रहा है, ये पेयर दिख रहा है, बेसिस हमेशा पेयर। ठीक है, ये चीज, और स्पेसिफिक पेयर से, ऐसा नहीं है कि कुछ किसी भी पेयर में हो जाएगा, यानी रेड हमेशा किसके साथ पेयर में, येलो के साथ में, यानी एडेनिन हमेशा किसके साथ में होगा, एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थाइमिन के साथ ही होगी, ऐसा नहीं है कि एडेनिन जो है वो गुआनिन के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब बच गया बाकी ये साइटोसिन और गुआनिन जो है हमेशा साथ में, इसलिए सीक्वेंस में याद करना एटीसीजी करके, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ, तो भूलोगे। अब यहाँ पे आप देखो ये अलग तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ही लिख लो, ठीक है। सो 1953 की कहानी, वाटसन एंड क्रिक, जो हमने अभी नाम लिया, इनको दिया गया नोबेल प्राइज फॉर वर्किंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये डबल हेलिक्स होता है, ये इन्होंने ही बताया था कि कुछ इसका स्ट्रक्चरिंग जो है ये आपके हेडफोन की तरह है, ठीक है, उलझा हुआ हेडफोन जो है ये आपका। सो न्यूक्लियोटाइड की, अगर हम न्यूक्लिक एसिड जो हम आप बार-बार कह रहे हैं कि जो आपका बना हुआ है वो प्रोटीन से बना हुआ है, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, जब आप उसको ब्रेक करके देखोगे तो यहाँ पे है, आपको तीन टर्म समझने, एक तो है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दूसरा है न्यूक्लियोसाइड, थोड़ा सा केमिकल यहाँ पे टर्म्स यूज हो रहे हैं, अगर ना समझ में आए यूज रखा कर लेना, ठीक है, इसमें कोई है। जब आप न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियोसाइड में हम बोलते हैं यहाँ पे एक बेस प्रेजेंट होगा और इसके साथ में एक सुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट। अब ये जो बेसेज होते हैं ये नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं, ये बेसेज क्या होते हैं, यानी ये नाइट्रोजन से बने कुछ कंपाउंड होंगे, नाइट्रोजनस बेसेज होंगे, और उसके साथ में जब सुगर मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड। उसके साथ साथ में वहां पे जब फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यूज होता है तो फिर दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ये पूरी की पूरी इनके बीच की जो केमिस्ट्री है, इससे ज्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। डीएनए और ये सब बने किस चीज से है, तो सिंपली याद रखना, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड बने हुए सिंपली बेस पे, आपको बेस मटेरियल से, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजन के बने कंपाउंड है, ठीक है, और आपको शुगर है और साथ में फॉस्फेट। और आपका जो, अगर ह्यूमन की बात करें, यानी ह्यूमन में कितने पेयर्स हैं, कितने बेस पेयर्स हैं, कितने आपको कहते हैं ना कितने बेस पेयर्स हैं ह्यूमंस में, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3 बिलियन, ऑलमोस्ट 3 बिलियन बेसेस आर, 3 बिलियन इज सच अ ह्यूज नंबर, राइट। और उसमें से भी 99% जो है सेम इन ऑल पीपल, नॉट ओनली सेम इन, ऑलमोस्ट 99% तो हम चिंपांजी के साथ भी हमारा मिलता जुलता है, ठीक है, हाँ जी। तो हमारा जो पूर्वज है वो वही है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है। अब मुझे ये टर्म यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी। कुछ इसके बीच की कहानी, ये क्या बेसिस, अगर आपको समझ में आता हो इसको पढ़ना, ना समझ में आता हो इसको भूल जाना, ठीक है, कि इस तरीके कुछ केमिकल, किसको नाइट्रोजनस बेस कहा गया है, ठीक है, क्या शुगर है, क्या फॉस्फेट है, ये पूरा का पूरा इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और यही आपको मिलके बनाते हैं। ये जो आपको यही बनेगा आपका एडेनिन गुआनिन, जो केमिकल्स बनेंगे यही जाके आगे बनेंगे। मैं इस डिटेल्स में इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये नॉन बायो स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, ये बाउंसर भी नहीं है, ये बीमर चले जाएंगे, ये क्या चल रहा है,
ठीक है। सो इसको अगर मन करे आप पढ़ना, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई उसमें कोई टेंशन। ठीक है, हाँ जी। मैंने कहा बहुत कम चांसेस होते हैं इतने डिटेल में जाके नॉन बायो है ना सर, इसीलिए इतना क्या नॉन बायो है। हाँ तो वो लिख देते तो उतना टेंशन क्या लेने का। टेंशन मत ले, ऑनलाइन क्वेश्चन आता है तब क्या करें? अरे नहीं आएगा बाबा, जो मैं तुमको स्पेसिफिक बता रहा हूँ ये याद कर लेना, वो तुम याद कर लो। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ठीक है, उनके लिए बहुत ये नहीं है। मैं अगर यहाँ पे समझाने जाऊँ शायद ना समझा पाऊँ। याद कर लो। देखो देख सच में बता रहा हूँ, कई बार ऐसी चीजें होती है। देखो हमने जो गलती की है, मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप भी करो। हमने ये गलतियां करी हैं कि चीजों को डिटेल में पढ़ें, डिटेल में समझें। लेकिन आप देखो, आपको नॉलेज होना, स्कॉलर नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपको पीएचडी करने जाना हो तो आप डिटेल्स में पढ़ें। बहुत डिटेल नहीं पूछेगा वो कभी भी। वो अब किसी साल एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, और एक्सेप्शन आ जाता है तो उसका फिर आप क्या कर सकते हो। और वहां पे सच बताऊं मैं, 2023 वाला जो पेपर है, खास करके जो प्रीलिम्स वाला पेपर है, वो एक्सेप्शन का ही गेम था। और वहां पे एक्सेप्शन का गेम नहीं था, वहां पे ये था कि आप अपने माइंड को कितना काम रख सकते हो, ये उसका गेम था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं उस पेपर में बैठा भी था 2023 वाले पेपर में। मैंने जब पहली बार लिटरली पेपर देखा, क्या क्वेश्चन क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पलटना शुरू किया, मुझे लगा कि एक काम करता हूँ क्योंकि उसके 2022 वाले में क्या हुआ था कि वहां पे उन्होंने जो वे था कि ऑल करेक्ट वाले ऑप्शन वाले, वो उन्होंने 8 या 10 डाले थे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करके चला था कि इतना ही आएगा। जब मैं बैठा इस वाले पेपर में 2023 में, मैं पलट रहा हूँ, लास्ट पेज तक आ गया, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। मैंने बोला, बट आई काम माई माइंड कि भाई ये केवल मेरे लिए टेंशन नहीं है, ये सबके लिए है। सो वी काम, ठीक है। आप अपने आप को जब कहते हो ना ऑल इज वेल, तो वो काम करता है। एंड देन आई स्टार्टेड कि चलो, अब मेरे दिमाग में ये आ चुका था कि यहाँ पे कट ऑफ गिरने वाला, तो मुझे अब मैं जो टारगेट लेके चलता था कि मुझे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अब मैंने अपने टारगेट को कम किया कि हो सकता है मैं 60 या 70 ना अटेम्प्ट कर पाऊँ, कम भी रहेगा। सो डोंट वरी, यू कैन डू इट। और मैंने वहां से करना स्टार्ट किया और पेपर किया, और अच्छा पेपर किया। रिजल्ट्स मैंने जब मैंने मार्क्स देखे तो मैंने अराउंड 107 मार्क्स, ठीक है। तो आप कर सकते हो। तो कई बार वो आपके पेशेंस को टेस्ट करता है कि आप क्या कर रहे हो। इसी तरीके से मेंस में क्वेश्चन उसने पूछ लिया, बीइंग ज्योग्राफी, मेरा ज्योग्राफी रहा है, उसने पूछा कि भाई आपका जो साउथ वेस्ट मानसून चलता है उसको बिहार में पूर्वी हवाएं कही जाती है, और पूर्वैया का क्या इम्पैक्ट होता है बिहार के कल्चर पर, उसका क्या इम्पैक्ट, ठीक है। अब इमेजिन करो, बीइंग अ गाय फ्रॉम ज्योग्राफी, बीइंग अ गाय फ्रॉम बिहार, एंड आई डिडंट नो द आंसर, मुझे नहीं पता था आंसर। अब हाँ जी, अभी आपको आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा ना, आपको जो है वो सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं उस एक क्वेश्चन को लेकर के बैठा रहूं कि नहीं, और पहला ही क्वेश्चन दिया, पहला ही आंसर डाल दिया, अब मैं उसको लेकर के बैठा रहूं कि नहीं भाई अब तो ये क्या क्वेश्चन हो गया, वो भी मेरे जिले का होके, मान लो मैं भोजपुरी, भाई कुछ भोजपुर ऐसा ही कल्चर में उसने पूछा था, ठीक है। अब मैं लेके बैठा रहूं कि नहीं आ रहा है तो हो गया काम, छोड़ो भाई आगे बढ़ो, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। तो कई बार यहाँ पे ये गेम इस तरीके से खेलते हैं, आपको मान के चलना कि मुझे 100 क्वेश्चंस नहीं करने, और ये गलती हमने बहुत कर ली, ठीक है। कि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट अगर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, ये हुआ, तो जो है हम कई बार चीजें याद कर, मतलब ये कर लेते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। विशाखा यादव थी, ठीक है, मतलब हम लोग काफी दिनों तक ये थे, सी वाज 2021 रैंक 4 या 5 आया था उसका, ठीक है। शिवा जब गर्ल जानते हो पता क्या, उसको एक ही चीज था, वो देखा है ना 3 इडियट्स, पेंचो, याद कर लो, कोई बात नहीं, आई विल रिमेंबर सर, दैट्स इट, ये आंसर है, ठीक है। उसमें ज्यादा डिस्कशन, कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, आई विल रिमेंबर। काम करता, मुझे 100 या 150 वर्ड्स में आंसर ही तो लिखना है। उस 150 वर्ड्स के आंसर को पढ़ के सामने वाला कैसे समझ आए कि मुझे कितना उसके बारे में नॉलेज है, जो मटेरियल मिला है मैं अगर उसको लिख लूँ, हाउ विल यू दिस। क्या मैंने ऑप्शनल करा था, बाकी बाजीराम से नहीं करी है, वो भी मैंने, बाकी मैंने वो कोचिंग वगैरह करी नहीं थी, ठीक है। तो हाँ जी सर, सीए में भी है ना, पहला क्वेश्चन जो है ना सीए में बताऊंगा बात, उनकी कहानी बताऊंगा मैं, कैमरा पहला क्वेश्चन जो होता है ना, वो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाता है,
ठीक है, और वही लोग पास करते हैं जो उसको स्किप करके पीछे से टच करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें अगर जाना आधा घंटा रहता है एक क्वेश्चन का टाइम, अगर उसमें टाइम अगर उसमें आप टाइम एंगेज कर लिए सर तो एक आधा घंटा में चला गया आपका टाइम और आप बेस्ट आप फेल, क्योंकि वो वैसा क्वेश्चन है ना सर। अरे सुन लो, टीचर उसको वेटेज ही उतना नहीं बता रहा हूँ। टीचर्स दो तरीके के रखे जाते हैं, एक जो चीजों को पढ़ाएंगे, माइक निकाल दिया मैंने, और दूसरा वो जो कि आपको टाइम पास कराएंगे। अरे नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है, सुनो। अब टाइम पास कराने वाले टीचर्स अच्छे बहुत लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो काम की चीजें कम पढ़ाएंगे, आपको मजा ज्यादा आएगा, बट वो जो पढ़ा रहे हैं उससे एग्जाम में आप कितना करोगे, क्या लगाओगे, वो क्लियर है। अरे मैंने बोला तो, जो अच्छे टीचर है ना, लिटरली आप दिल्ली जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जो हम देख रहे हैं दूर से, ये ऊपर ये बस क्रीम, मतलब ऐसे ही है। जो एक्चुअल क्रीम टीचर्स हैं, आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। इवन आपने कभी सुना कि बाजी डायमंड रैली का फाउंडर कौन है? नाम जानते हैं उनका? रविंद्रन सर है। दो ही जगह तो सुनो अब रविंद्रन सर है ना, रविंद्रन सर की क्लास में बच्चे लिटरली सो जाते हैं। ही इज सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटी पढ़ाते हैं, बट उनके क्लास में अगर आप सीरियस नहीं हो, आपके अंदर में मोटिवेशन नहीं है, तुम सोचोगे कि सर मुझे एंजॉय करके पढ़ाएंगे, भूल जाओ। ही विल डायरेक्टली कम, he will not even say good morning और ये कुछ नहीं, and he will just start, शुरू हो जाओ, अब चलते रहो, 3 घंटे क्लास वैसे ही चलेगी। और लिटरली अगर उनके क्लास में देखोगे, अगर आपके अंदर पढ़ने का ये नहीं है, आप वो इंटरेक्ट भी नहीं करेंगे तुमसे बहुत ज्यादा, he will just go on और बच्चे सो जाते हैं। तो उनके क्लास में आपको हमेशा बच्चे कम दिखेंगे, बट जो एस्पिरेंट वहां पे दिखेंगे वो समझ लेना कि वो बच्चे हैं जो क्रैक करने वाले। ओझा सर क्लास में अपोजिट होता था, जो सीरियस एस्पिरेंट्स थे नहीं जाते थे उनके क्लास में। उनका कहना था कि सर 2 घंटे पढ़ाएंगे, उसमें से काम की चीज केवल 15 मिनट पढ़ाएंगे। सो देयरफॉर मैंने माइक बंद करके कहा ये चीज, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपका, चलो आ जाओ। जेनेटिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगेन याद करने का, ये देखो जो जहां पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे बहुत डेप्थ पकड़ने की जरूरत नहीं, आप सिंपली याद कर लो, चीजें कर लोगे। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि हर चीज मेंस के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स और ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए करा जाएगा तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चीजों को इंटरलिंक करोगे। यहाँ पे वैसा कुछ ज्यादा बहुत है। तो पहली चीज जो हमने बेसिस पढ़े, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो आपने एटीसीजी पढ़ा उसके भी 2 अलग अलग, उसके भी अगर नेमिंग को देखोगे तो थोड़ा और डिटेल में नहीं है। एक नेम जो है दैट इज नोन एज द प्यूरिन, दूसरा जो है दैट इज नोन एज द पाइरिमिडिन। अब आपसे अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन वो पूछेगा तो यही पूछेगा कि इनमें से कौन से प्यूरिन बेसेस या कौन से पाइरिडिन बेसेस हैं। प्यूरिन बेस दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन, और पाइरिडिन बेस है, पाइरिमिडिन जो बेस है दैट इज यूरासिल एंड साइटोसिन, थायमिन। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि प्यूरिन बेस जो है ये हमेशा ही पाइरिमिडिन के साथ ही पेयर बना सकता है, यानी कभी भी 2 प्यूरिन बेसेस का पेयर नहीं बन सकता या 2 पाइरिमिडिन बेसेस का पेयर नहीं बन सकता। इसीलिए आप देखोगे कि एडेनिन के साथ थायमिन था या एडेनिन के साथ यूरासिल या यहाँ पे गुआनिन के साथ साइटोसिन, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि पेयरिंग जो बनती है दैट ऑलवेज फाउंड बिटवीन अ पाइरिडिन बेस एंड प्यूरिन बेस, दोनों सिमिलर के साथ में कभी भी आपका, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे एक और रूल याद रखना, इसी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज। अब इनका नाम जो है आपको नाम, अब आपसे बहुत ज्यादा होगा तो क्या पूछेगा, पूछ लेगा कि भाई सारगाप्स रूल जो है ये किस चीज से रिलेटेड है। पहली चीज, एक तरीका ये हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा एंड दिस वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय, और उसमें आपको साइंटिस्ट के नाम दे देगा 3-4। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। तो ये रूल जो है ये आप याद रखना कि हमेशा प्यूरिन बेस पाइरिमिडिन के साथ ही अटैच होगा, यानी कि एडेनिन हमेशा या तो थायमिन के साथ या तो यूरासिल के साथ अटैच होगा, गुआनिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही। बस इतनी कहानी आपको यहाँ से। वहाँ उन्होंने बोला था बेस पेयर इज वेरी स्पेसिफिक फॉर अ स्पीशीज, हाँ, एक स्पीशीज हाँ, के लिए स्पेसिफिक। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ा ह्यूमन के सेंस में आ गया है। आप अगर स्पीसीज की को लेके चलोगे तो हर स्पीसीज को अलग तरीके से एडजस्ट होगा, ठीक है। इतनी कहानी प्यूरिन पाइरिडिन क्या है, सारगाप्स रूल क्या है,
कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इतना ही आपको जानना है। ठीक है, हाँ जी बोल रहा है सर, बोलो। यहाँ से जब स्पेस करना है इतना विस्परिंग करा सर, आपको नहीं सुनाई दिया? आपको सुनाई दी क्या? इस उन्होंने कहा कि ये कुछ बोल रहा है, मुझे लगा। बोल रहा है देखो मैं समझ गया हूँ कि आप लोग थक जाते हो पहले 1.5-2 घंटे में, बट थोड़ा कैरी करो, अदरवाइज मेरा सिलेबस जो है साइंस करना है सर। आप गलत कर रहे हैं 2 दिन से। मेरा सिलेबस अदरवाइज पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी छोड़ नहीं सकता। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ डीएनए। पाप लगेगा सर आप पे। अरे मैं अपने स्वार्थ में मैंने वो काम किया है। ठीक है, मेरा स्वार्थ है मैं थोड़ा लेट तक सो सकूं। ठीक है तो मैंने इसलिए सर को कहा कि सर मॉर्निंग वाली क्लास आप ले लिया कीजिए, मैं बाद वाली ले लूंगा। और सर जो है सो क्रोमोसोमल डीएनए, डीएनए के टाइप्स, 2 टाइप के डीएनए की हमने बात करी, क्रोमोसोमल डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो अगर आप क्रोमोसोमल डीएनए सिंपल बात में क्या है कि दिस इज द डीएनए फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो उस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं वो आपको क्रोमोसोम्स में मिलेंगे या कहीं और भी मिल सकते हैं। एक जो कैरेक्टर है दैट इज एक जो प्लेस उसके मिलने का दैट इज नोन एज द। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल याद है कि भूल गए? ये याद है सर। देखो अभी मैं पूछूंगा उठा के किसी से। हाँ तुम ही बताओ। हाँ, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस क्या था? मेमस। हाँ, तुमने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि मैं उसको काट नहीं सकता। हाँ तो मेमस से पाया जाता है प्रोकैरियोटिक। नहीं, ये ब्रॉड मैं पूछूं तुमसे ना कि भाई मतलब तुम कौन हो, तुम कहो कि मैं इस धरती का निवासी हूँ, तो ऑब्वियसली इस बात को मैं काट नहीं सकता, बट इट्स नॉट द राइट आंसर, राइट? मल्टीसेलुलर आता है, ये बिल्ड डेवलप करता है। हाँ तो वो चीज है। अरे तो वही तुम्हें बताना है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस। हाँ तो मेमस से बेल डेवलप रहेगा, इस प्रोकैरियोटिक बाकी वायरस से। चलो ठीक है, चलो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है आपका, दिस इज दे हैव अ न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि इनका जो सेल है वो वेल डेवलप। देखो चीजों को लिंक करके रखो, वो याद करना आसान होगा, याद तो आपको करना ही, उसमें कोई डाउट नहीं। बट हमने पहले ही कहा था कि यूकैरियोटिक सेल जो होगा वो सेल काफी वेल डेवलप होगा। तो जब काफी वेल डेवलप होगा तो इनका जो है मोस्ट ऑफ द आपका डीएनए भी जो होगा वो कहां लोकेटेड होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मात्रा में क्या होता है, यू विल फाइंड न्यूक्लियर डीएनए, राइट? ये आपको यहाँ से चीजें याद रखनी है। ठीक है, एंड इन द सेल इट कंटेन्स मोर देन 20,000 जीन्स, उससे भी ज्यादा जो है ये आपको मिलते हैं। दूसरे साइड में जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं, तो आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि उसके पास में जो है न्यूक्लियर डीएनए आपको मिलेगा, तो दे विल हैव अ न्यूक्लियर। ठीक है, ये अगर आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं है तो फिर आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा। अगर वो डिफरेंस आपको क्लियर है, ये आप ऐसे ही लिंक करके चीजों को, कई बार आप एग्जाम में क्या करते हो, अगर आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को समझा भी है ना अच्छे से, ये स्टेटमेंट भूल भी जाओगे तो रिलेट करके निकाल लोगे, ऑप्शन के बेसिस पे आप उसको रिलेट करके निकाल लोगे कि अच्छा ये मतलब हुआ करता है। और कई बार आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, आपने स्टेटमेंट जो पढ़ा है वो नहीं मिलेगा। ये 70-80 मतलब मान के चलो कि 50% टाइम्स तो ऐसा ही होता है। आप जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, जिस तरीके से पढ़ा है, वो एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं आनी, आपको चीजें इंटरलिंक करके खोद के निकालनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं से वो रीजनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पहले भी चर्चा करी थी, डू नॉट पोजेस अ मेम्ब्रेन बाउंड, आपका न्यूक्लियस नहीं मिलता, ऑर्गेनिज्म में जनरली उस तरीके से प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, उसके बाद बाकी को एक साथ क्लब कर दिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये हर जगह अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो दे विल आउटसाइड द न्यूक्लियोइड रीजन एज सर्कुलर और लीनियर प्लाज्मिड्स, यानी उनमें जो है उनका एक काफी क्लियरली न्यूक्लियस तो नहीं मिलता, बट इसमें यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे साइटोप्लाज्म और बाकी जो रीजन्स है, इसमें ऐसे ही कहीं कहीं क्या होते हैं, ये बिखरे हुए रहते हैं, छोटे छोटे लीनियर फॉर्म में इकट्ठा होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड प्लास्टिड्स डीएनए, यहाँ पे भी आपको डीएनए हो सकता है। तो हमेशा अब यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में है, प्लास्टिड्स में है, तो फिर आपसे पूछा कि इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डीएनए कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, आपसे स्टेटमेंट ऐसे पूछा जाए। ठीक है, सो अगेन आप याद रखो क्लोरोप्लास्ट में, प्लास्टिड्स में। इसके अलावा इन यूकैरियोटिक सेल्स की जब हम बात करते हैं, ये किसके लिए था? प्लांट्स।
ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में मिलेगा। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में एक बार ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि ह्यूमन का डीएनए कहाँ मिलता है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। तो एक तो आपको क्रोमोसोमल डीएनए मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा? अगर क्योंकि ह्यूमंस का पूछ चुका है तो चांसेस है ना कि अगली बार वो प्लांट्स का पूछ ले कि प्लांट्स के डीएनए कहाँ मिलेंगे। तो न्यूक्लियस के अलावा प्लास्टिड्स एंड, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यहां पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, ठीक है। जनरली ये पूरा का पूरा जो चैप्टर के पीछे जो डिस्कशन है मेरा वो ह्यूमंस को लेकर के, ये चीज को क्लियर रखें। यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट दैट इज 36, कंपेयर दैट टू न्यूक्लियर जीन है वो कहां वहां पे मोर देन 20,000 था, यानी बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ जीन्स जो है वो प्रेजेंट है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत छोटे नंबर, बट दे आर देयर। तो ह्यूमंस में ये चीज ध्यान रखिए। और यहां से ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, ऑलवेज। हाँ जी, जैसे और अच्छी बात है आप वैसे याद कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया एम्प्टी डीएनए और मदर से आता है। तो कई बार मैं ऐसे ही, अब मान लो इन्होंने कोई नेमोनिक्स बताया तो हो सकता है मैं अगले क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि देखो ये मदर डीएनए, आप एम्प्टी एंड मदर से याद करो, ठीक है। तो मदर डीएनए जो है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा आपको जो है वो मदर से ही आएगा। और इसका जो रोल है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का काफी बड़ा रोल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझने के लिए, वी नीड दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हम इसको थोड़ा ज्यादा तरीके से हम स्टडी करते हैं क्योंकि ऐसा मानना है कि इसका जो एवोल्यूशन होता है वो थोड़ा ज्यादा फास्टर है कंपेयर टू द न्यूक्लियर डीएनए। इसमें जो चेंजेस होते हैं वो थोड़ा ज्यादा तेजी से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और यही एक कारण है कि आज के डेट में जो है आपका जेनेटिक वेरिएशंस को समझने के लिए, जीन फ्लो पैटर्न को समझने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का काफी बड़ा रोल है, ठीक है। तो मैटरनल किसी के आपको कौन रहे हैं मदर साइड से, तो उसको आप ट्रेस कर सकते हो पूरा का पूरा क्या करके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यूज करके, ठीक है। कि इनका मदर साइड से कहां से एवोल्यूशन हुआ है, वो पूरा का पूरा मैटरनिटी जो मैटरनल पैटर्न रहा है दैट विल बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल। क्योंकि ये चीज है ना, उसमें चेंजेस नहीं हुए, वो सिंगल मदर, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मदर रही, इस मदर से 5 बच्चे हुए, ठीक है। तो सब में यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सब में मदर से ही आया। अब इनके भी 5-5 हुए तो सब में वही गया है, यानी यहाँ पे फादर का रोल ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें छेड़छाड़ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। इसमें जो हुआ है वो केवल और केवल एवोल्यूशन हुआ, राइट। एवोल्यूशन तो ऑब्वियसली हो सकता है, चेंजेस हो सकती है, बाकी और इसके बाद ये 5 का 2 आया, अब तो 2 हम तो हमारे 2 वाली बात आ गई, ठीक है। अब तो वो भी नहीं हो रहा है। अब जो है समस्या जो है सिंगल पेरेंट बेबी बोल रहा हूँ, सिंगल बेबी वाली चर्चा चल रही है, बट आने वाले समय में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा इस कंडीशन में। फिर चाइना वाला हाल हो जाएगा सर, फिर बोलेगा कि बढ़ाइए सर। कजाकिस्तान में पता है क्या 10 बच्चे पैदा करने पे वो गोल्ड मेडल मिलता है। रशिया में भी मिलता है मदरलैंड, इंडियन 3 जगहों पे, मैं 3-4 जगह बता देता हूँ मैं। रशिया वहाँ पे 12 जो है तो मदरलैंड का पुरस्कार, जापान आपको मिलेगा, जर्मनी में भी मिल रहा है आज की डेट में, फ्रांस भी दे रहा है, इसके अलावा सिंगापुर या स्विट्जरलैंड मैं बोल रहा हूँ, वहां पे भी है कि अगर आपके बच्चे होते हैं, नहीं साउथ कोरिया में भी अभी उस लेवल, अलार्मिंग लेवल पे साउथ कोरिया में पहुंचा नहीं है, पहुंचेंगे, ठीक है। तो वहां पे पैसे एक्स्ट्रा देते हैं, वो नौकरी वगैरह फिक्स करके रखते हैं। तो अच्छा है, मैं भी कभी होता हूँ, हम लोग भी वहां चलते एक साथ हम भी सर वही सोचे। चलो अच्छा ध्यान रखना कि एक तो मदर से ट्रांसफर होता है, इसके लिए जेनेटिक मदर जो है आपको पैटर्न को ट्रेस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यूज होता है। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत बड़ा कारण है बहुत सारी बीमारियों का, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत ज्यादा हुए नहीं है, क्रॉसिंग नहीं हुई है, राइट। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी बीमारियां हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से होता है। उसमें भी खास में किसी में क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जब वहां पे आपको म्यूटेशंस हो जाते हैं, और वो म्यूटेशंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो डिसऑर्डर्स कर देता है। ऑर्डर से जब डिस्टर्ब हुआ डीएनए तो डिसऑर्डर कराएगा, और इसको बहुत से चीजों से लिंक करके आज के डेट में स्टडी किया जा रहा है, डायबिटीज से हंटिंगटन्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। ये कौन से डिजीज हैं तो एक बार आप देख लेना, ऐसे मैं जब डिजीज डिस्कस करूंगा तो इनका डिस्कशन करूंगा।
ठीक है, कि ये पार्किंसन डिजीज में होता क्या है, हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है। बस अभी के लिए जो है आप इनका नाम सुन लो कि अच्छा ऐसा भी कोई डिजीज होता है। ठीक है, हो गया डीएनए। आरएनए देख लो, बस 2 मिनट का है। टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो जो आपका मैसेंजर आरएनए है, इसका काम क्या है? इसका काम है डीएनए से जो मटेरियल है उसके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को कॉपी करके लेके जाओ, वो काम है मैसेंजर आरएनए का, एमआरएनए जिसको। अब उस कॉपी में लिखा हुआ है कोई स्पेसिफिक डिश बनाने के लिए, तो उस डिश को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, राइट? तो वो क्या करेगा? वो इंग्रेडिएंट्स लेके आने का काम जो है वो ट्रांसफर आरएनए करेगा। वो स्पेसिफिक डिश को बनाने के लिए आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अलग अलग पार्ट से आप लेके आओगे, वो करने का काम जो है वो ट्रांसफर आरएनए करेगा। इंग्रेडिएंट्स आ गए आपके पास, बनाने का तरीका आ चुका है, कोड आ गया है, तो उसको बनाने का काम जो है वो आरएनए करेगा, यानी राइबोसोमल आरएनए जो है वो करेगा। ठीक है, तो बाकी एक आपके पास मेनू आ गया कैसे बनाने का है, मटेरियल आ चुका है, दोनों को इकट्ठा करके बनाने का राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, इन तीन को टाइप्स ऑफ आरएनए। तो डीएनए हमने देखा, क्रोमोसोमल एरएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और यहाँ पे आरएनए जो है वो 3 टाइप्स के। इतना नहीं, अब नॉर्मली आपसे पूछ लेगा भाई कि ट्रांसफर आरएनए का रोल बताइए 4 स्टेटमेंट। ट्रांसफर आरएनए इंग्रेडिएंट्स लेके आएगा, ठीक है, बनाने का काम राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए का काम है खत को लेके आना। ठीक है, कबूतर है वो, कबूतर जा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, अभी फिर मुझे ये भी करना है। सो इसके बाद आगे जो है इसमें हम लोग देखेंगे आगे का इसमें क्या क्या है। ठीक है, ऑलराइट। सर आप क्लास ले रहे थे सर, आए तो पता नहीं